नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, यूपीएससी सिविल सर्विस की, और बहुत ही ज्यादा पजल है कि यार कहां से तो शुरू करें, ये पहला कदम जो है इसमें कहां से रखें। देखिएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आता ही यही है, सोच के भी देखें तो यही है कि मुझे यूपीएससी को क्रैक तो करना है। मेरे अंदर इतना तो क्या कहते हैं पावर है, इतना पोटेंशियल है मेरे अंदर कि मैं इतने लगातार घंटे पढ़ सकती हूँ, लेकिन मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं पहला कदम कहां से रखूं। तो पर्टिकुलर आज ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। देखिएगा, हमारे आगे दो बड़े बड़े जो है वो डिपार्टमेंट यूं कहिएगा या दो बड़े बड़े रास्ते हैं। फिलहाल की सिचुएशन को अगर सोच के चलूं तो मैं, एक बड़ा रास्ता है यूपीएससी का, एक बड़ा रास्ता है हरियाणा सिविल सर्विस का यानी कि एचसीएस का। एचसीएस पे तो मैंने सेपरेट वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस पे और वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो मेरे आगे बहुत जरूरी सवाल प्यारे बच्चों आपका घूम रहा था वो था यूपीएससी का। देखिएगा, जो लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई वीडियो नहीं है। वो इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके अपनी तैयारी में मन लगा के पढ़ते रहिएगा। ये वीडियो उन्हीं प्यारे बच्चों के लिए है जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर रहे हैं, या यूं कहिएगा कर पा ही नहीं रहे हैं। बस इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि यार कहां से तो स्टार्ट करूं, पहला कदम कहां से रखूं। ये वीडियो उन स्पेशली बच्चों के लिए है। तो इसमें मैं आप लोगों को समझाने ये वाला हूं कि क्या तो ये है एग्जाम, क्या तो आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या बुक लिस्ट है और क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आने वाले साल के लिए। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये एग्जाम हर साल जून जुलाई में होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की सिचुएशन है। इस बार क्या, पिछले साल भी कोविड-19 की सिचुएशन थी, और सिचुएशन के चलते हुए ये एग्जाम कई बार आगे पीछे हो सकता है, और ये बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है, हमें पिछले 1-2 सालों से ही ऐसा देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तो मैं आप लोगों को ये आने वाला जो अक्टूबर के अंदर एग्जाम होने वाला है साल 2021 का, उसके लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल नहीं बता रहा हूं। वो तो आप लोग अपने तरीके से फास्ट फॉरवर्ड तरीके से या तो पढ़ रहे होंगे या आप लोगों ने अपना सिलेबस ऑलरेडी पूरा कर दिया होगा। मैं तो ये बात बता रहा हूं आने वाले साल यानी कि साल 2022 के लिए, मैं या यूं कहूं कि साल 2023 में आप आईएएस का सपना अगर देख रहे हैं बनने का, तो वो जो है स्ट्रैटेजी या वो तरीका आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो मेंटरशिप करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पे वो कोई बात नहीं है कि आप कौन होते हैं बताने वाले, हम तो खुद ही कर लेंगे। एक अध्यापक क्या होता है, एक अध्यापक का काम होता है उंगली पकड़ के उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करवाने में, उस बच्चे की मदद करना, मतलब मंजिल तक पहुंचाने में एक अध्यापक आपकी मदद ही कर सकता है, आपको यूं कहिएगा मेंटरशिप दे सकता है। क्योंकि ये जो रास्ता है ना आपका यूपीएससी का, ये रास्ता एक बड़ा ही जटिल प्रकार का लगता है। जटिल प्रकार का इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के लोग आपको आते हैं कहने वाले। कुछ तो लोग कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल सी जर्नी है। बाकी मुश्किल तो हो सकती है नो डाउट, लेकिन इसको कह देने से बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। डुएबल है, इसे किया जा सकता है। बहुतों ने किया है तो आप भला क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, बस वो बात है कि इस जर्नी में बहुत सारे जो है ना ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जैसे आप माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, जैसे थोड़ा टाइम पहले आप लोगों ने हरियाणा की एक लड़की शिवांगी पाठक के बारे में पढ़ा हो करंट अफेयर में मुझसे ही, कि वो माउंट लोहात्से की चढ़ाई पे चढ़ रही थी, लेकिन जो है ना वो 6,000 किलोमीटर के आसपास से ही वापिस आ गई, 6100 किलोमीटर के बाद ही, क्योंकि वहां का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो मैं वो कह रहा हूं कि ऐसे जब पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो दिक्कतें आती है। सेम ऐसे ही पर्वत की चढ़ाई है, शिखर पे चढ़ना है, लेकिन यहाँ दिक्कतें तो आएंगी, एक दिक्कत ही नहीं 1000 दिक्कतें आएंगी। लेकिन उन दिक्कतों को कैसे हटाया जा सकता है, ये जो है ना आपको एक अध्यापक बता सकता है, या एक अध्यापक के साथ चल के आप लोग एक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रख सकते हैं। बस एक अध्यापक का काम इतना सही होता है। तो चलिए, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। सबसे पहली बात है, मैं फिलहाल इस यूपीएससी की बात करूंगा। एचसीएस के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। हालांकि फॉर्म वगैरह फिल किए जा चुके हैं एचसीएस के, एग्जाम भी 30 मई को होना था, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से पोस्टपोन हो गया। कब होगा, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप यूपीएससी वाले जो आपके एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो पहला ही कदम रखना चाह रहे हैं, उन बच्चों को मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं इस एग्जाम के बारे में।
यूपीएससी का एग्जाम मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल हर साल होता है, हर साल होने वाला एग्जाम है। और हर साल होता है, कब होता है सर? जून जुलाई के अंदर इसका एग्जाम होता है। इसके मेनली दो पार्ट हैं या दो स्टेजेस हैं, आप कह सकते हो। एक पार्ट 1 है, एक पार्ट 2 है। देखो वास्तव में तो इसके दो ही पार्ट हैं, लोग कहने को इसके 3 पार्ट कह देते हैं कि एक प्री एग्जाम होता है, एक मेन होता है, एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कोई अलग से कोई पार्ट नहीं होता है, इंटरव्यू इस पार्ट 2 यानी कि मेंस का ही एक हिस्सा है वास्तव में देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको सोचना है, बोलना है, कुछ ही बोलिएगा। लोकल लैंग्वेज में हम लोग यही बोलते हैं, एक प्री होता है, एक मेन होता है, एक आपका बाद में इंटरव्यू होता है। असल में देखा जाए तो इसके दो ही मेन जो है हिस्से हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है जिसको आप पार्ट 1 कहते हैं, उसके अंदर आपका एक एग्जाम होगा। कौन सा? प्री का एग्जाम होगा। और प्री के एग्जाम में आपको जो है 2 पेपर देने होंगे। एक आपको जीएस का पेपर देना होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। और एक आपको जो है सी सेट का पेपर देना होगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। ये भी आपका 200 नंबर का ही होगा। 2 पेपर हैं प्री के अंदर। अब देखिएगा, ये जो प्री का पहला जो जीएस का पेपर है, ये पेपर आप लोगों का डिसाइड करवाएगा। किस चीज में डिसाइड करवाएगा? कि आप लोग पार्ट 2 के अंदर एंट्री कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यहां कट ऑफ डिसाइड होती है नंबर ऑफ मार्क्स से, ठीक है। अब ऐसा होता है कि 200 में से जिसने जो कट ऑफ डिसाइड होगी, उसी कट ऑफ से ऊपर वाले बच्चे जो है ना, वही आपके एज यूजुअल जो एग्जाम में होता है नॉर्मल 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिल्कुल वैसे वैसा बच्चा जो है वो पार्ट 2 के अंदर एंट्री कर जाएगा। जो ये सी सेट है, जिसमें आपको रीजनिंग 10th 12th लेवल की जो या बेसिक जो आपकी इंग्लिश या बिल्कुल बेसिक जो चीजें होती हैं आपकी, इसमें से जस्ट क्वालिफाई करना है आपको। यानी कि आपको जस्ट 33% के साथ में क्वालिफाइंग है ये। हाँ, नेगेटिव मार्किंग है, ये तो खैर बताने की नीड है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 200 मार्क्स है और यहाँ पे आपके 200 है, लेकिन ये वाला जस्ट क्वालिफाइंग है। कैसे मतलब सर? मतलब यूं हुआ, मान लेते हैं आप बहुत होनहार बच्चे हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, इस 200 में से जो है ना 190 नंबर ले लिए, मतलब आप एक किस्म के टॉपर ही हुए, ठीक है। लेकिन इस सी सेट वाले 200 में से आपने क्या किया, इसमें से आपने केवल 60 नंबर लिए हैं। तो क्या आप लोग अब इसके अंदर एंट्री कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल एंट्री नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सी सेट क्वालिफाइंग कितने हैं? कम से कम 66 नंबर तो चाहिए ना आपको। यहां क्वालिफाइंग होना बहुत जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा सर, एक काम करते हैं, यहां पे 60 की बजाय मान लेते हैं किसी ने 80 नंबर ले लिए। अब यहां पे 190 नंबर आ गए, सी सेट भी क्वालिफाई हो गया, यहां पे भी मैक्सिमम। तो क्या बच्चा ये टॉपर कहलाएगा? नहीं जी, ये टॉपर भी नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, स्टेज 1 एलिमिनेशन स्टेज है। मतलब उस भीड़ में से, या यूं कहिएगा सीधे सी बात में, जो दही होता है आपका, उसमें से लस्सी अलग करना और मक्खन अलग करना, ये काम पार्ट 1 का होता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसका अलग काम, ठीक है। तो प्री के अंदर जैसे ही आप क्वालिफाई होते हैं तो आपको आना होता है पार्ट 2 यानी कि मेन के अंदर एंट्री करते हो आप लोग। अब ये मेन जो है ये बहुत बहुत जरूरी बन जाता है, और मेन के जो मार्क्स हैं वो आपके सारे के सारे फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाले हैं। यहां के चाहे आप 200/200 भी ले लेते तो भी आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा ये स्टेज तो आपकी एलिमिनेशन स्टेज होती है, भीड़ में से आपको अलग बनाना, ठीक है। हाँ, अब आप आइएगा पार्ट 2 के अंदर। यहां पहली बात, जैसे आप कॉलेज और स्कूल के अंदर जैसे हम लोग थ्योरी लिखा करते थे ना पेपरों में, एज इट इज हमें लिखना होता है, लिख के बताना होगा, ठीक है ना। तो पहली तो बात, यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर कितने होते हैं सर? तो सब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे होते हैं 7 + 2 = 9, मतलब कुल जो है 9 पेपर होने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा सर, 9 पेपर है, 9 पेपर में से 2 कुछ ऐसे पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, या पेपर ए या पेपर बी, ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। मतलब इनके मार्क्स भी आपके फाइनल में ऐड नहीं होने वाले हैं। कितने मार्क्स चाहिए सर क्वालिफाइंग? केवल 25% मार्क्स चाहिए, मतलब केवल 25% मार्क्स चाहिए जस्ट क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पे। ये तो पहली बात हुई आपकी, ठीक है। अच्छा सर, पेपर 1 किसका होगा? पेपर ए किसका होगा? 1 इंडियन लैंग्वेज, मतलब भारत की आप लोग अनुसूची 8वीं पढ़ा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषा में से कोई एक भारतीय भाषा मतलब ले लेते हो आप लोग, वट कोई भी एक भाषा लीजिएगा, और उसमें से आपको 300 नंबर जो है वो 300 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 25% आपको मार्क्स लेने होंगे। एज यूजुअली अगर आप मतलब नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग रखते हो, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, या आप यूपी से हैं, या आप एग्जांपल से राजस्थान से हैं, तो ज्यादातर लोग इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लिया करते हैं? ज्यादातर लोग जो है इसमें से हिंदी लिया करते हैं, और दूसरा तो इंग्लिश है ही है, नो डाउट आपका, ठीक है।
और ये पेपर मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा टफ है। मैं साथ के साथ ये बता देना चाहता हूं कि इनको क्वालिफाई करने के लिए बहुत बच्चे पूछते हैं सर इसकी किताब कौन सी पढ़े, तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि आप कोई किताब पढ़ें, बहुत ही बेसिक होते हैं। आप अपने स्कूल कॉलेज से अगर अच्छे से पढ़ के आए हैं, और प्लस में क्या करिएगा, पिछले 5 से 10 सालों के पेपर लगा लीजिएगा, जो पेपर का स्ट्रक्चर रहा है, जो उन्होंने सवाल पूछा है, जिस तरीके के जो चीजें का पैटर्न रहा है, वही चीज आप इसमें भी ऑबे करिएगा। आपके इजीली ये दोनों के दोनों पेपर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपको 25 ही तो परसेंट लेने हैं, जस्ट क्वालिफाइंग है ना, तो खास आपको दिक्कत है। यहाँ पे आप लोग मत्था पच्ची ज्यादा मत करिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है यहाँ पे आपको मिनट बचाने हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसने बचाई मिनट उसके बचेंगे घंटे, जिसने बचाई घंटे उसके बचेंगे दिन, और जिसने बचाए दिन उसके बचेंगे महीने, और जिसने बचाए महीने उसके बचेंगे साल। तो अगर साल बचाने, अगर अपने साल नहीं खोना चाहते हो, तो आप मिनटों की कदर करना सीख लीजिएगा आज से। मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मैं कहूंगा यहां तो सेकंड भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस करके आप लोग यहां पे अपना ज्यादा जो है माथा खराब मत करिए, ज्यादा वक्त जाया मत करिएगा। अब बात आती है अगले 7 पेपरों की, ये बड़े गेम चेंजर होते हैं। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक पेपर होता है आपका ऐसे राइटिंग का होता है। जीएस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। जैसे इनमें अलग अलग होता है आपका। GS1 के अंदर जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। GS2 के अंदर पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आता है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह की चीजें भी एड ऑन होती है। GS3 है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें आती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये साथ में आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड बातें आती है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग करंट अफेयर वाली साइंस ज्यादा पूछी जाती है इसमें। GS4 मेनली एथिक्स पे थोड़ा सा फोकस करता है। और फिर 6वां और 7वां पेपर होता है ऑप्शनल का। सब्जेक्ट तो एक ही है ऑप्शनल, लेकिन उसके पेपर 2 होते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो 250 नंबर के हैं आपके, ठीक है ना, टोटल। मतलब एक पेपर सारे 250 नहीं है, इनमें से हर एक पेपर 250 का है, ठीक है ना। तो सारे 250 के हैं आपके। और बाद में जब ये भी क्लियर होता है, तो फिर फाइनली आपका जो है इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू होता है आपका कितना, 275 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। तो तकरीबन आपके 2025 के आसपास ये मार्क्स बनते हैं। मैं आपको एक रफली बता देता हूं आइडिया, कि जिसने उन 2000 में से, टोटल 2000 मान के चले, तो जिसने 2000 में से लगभग 1000 नंबर ले लिए, वो एक बहुत ही बेहतरीन रैंक वाला बच्चा बन सकता है। टॉप 10 या टॉप 50 रैंक वाला बच्चा इजिली हो सकता है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये कट ऑफ मैं फिक्स नहीं कह रहा हूँ, ये चेंज होती रहती है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मली 900, 950, 900 के थोड़ा बहुत पीछे आगे ऐसा होता रहता है। आप अपने मन में एक टारगेट बना के रख सकते हैं रफली, ठीक है ना, कि मुझे नियर अबाउट 1000 या 1000 प्लस लेके आने हैं। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि टारगेट ही बनाना है, तो टारगेट में आप लोग यहां कर दो ना, 1100 बड़ा शुभ माना जाता है। 1100 रुपए, 1100 का सगुन, ऐसा कुछ होता है ना। टारगेट मैंने 1100 बना के रखो ना, बनाना ही तो है ना टारगेट आपको, कि एटलीस्ट मेरे को 1100 नंबर देने, तो फिर बेहतरीन आप लोग रैंक के साथ, माइनस में रैंक नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको इतना टारगेट तो रखना ही रखना है। ऐसा सोच के चलना है प्रीवियस एग्जाम को अगर देखा जाए तो, ठीक है माय डियर। ठीक है, हाँ, अब ये बात बता रहा हूँ, जितना ये कहना आसान है उतना ये करना बहुत अजीबो गरीब है। देखो वैसे तो ये प्री का एग्जाम है, ये सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जैसे नॉर्मली एसएससी के अंदर होते हैं, बहुत ही साधारण से ऑप्शंस रहेंगे, भी सीधा आपसे पूछ लिया कि भूकंप किस मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन आपको आ गया सिस्मोग्राफ, और आपने टिक कर दिया, हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। यहां जो ऑप्शंस होते हैं बड़े घूमे हुए होते हैं, 4 स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट में से आपको पहचानना होता है। तो जानबूझ के इसको थोड़ा टफ बनाया जाता है, उस करके थोड़ा ये प्री को निकालना भी थोड़ा अपने आप में एक टास्क बन जाता है। फिर मेन में आंसर राइटिंग होती है, जिसने बेहतर लिखा है, जिसका आंसर बेहतर होता है, 10 या 12.5 या 13 ऐसे कुछ नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, जिसने बहुत बेहतर तरीके से एक क्वेश्चन के आंसर को लिखा है, राइटिंग जिसकी बहुत अच्छी रही है, शब्दों को बहुत अच्छे से उसने दर्शाया है, चीजों को उसका एक नजरिया बड़ा गजब का रहा है उससे रिगार्डिंग, उसी के फिर जो है ये मार्क्स बना करते हैं, वही फिर मेरिट लिस्ट में आया करता है, और वही के जो है ना टॉप 10 टॉप 5 रैंक में वो बच्चा आया करता है भाई। शेड्यूल की बात करते हो तो जून जुलाई के अंदर प्री होता है एज यूजुअली, सितंबर अक्टूबर में मेन होता है, इंटरव्यू फिर जनवरी या फरवरी 2023 में होगा। मैं अभी आपको 2022 का बता रहा हूँ ना, 2023 के अंदर फिर यह होगा। तो नॉर्मली आप मान के चलिए कि आपका जो सपना है 2023 अप्रैल मई के दौरान पूरा हो जाएगा, अगर सिचुएशन ठीक रही तो, कोविड वाली या कुछ और वाली सिचुएशन देखा जाए तो ये टेंटेटिव शेड्यूल लगभग फिक्स ही रहता है।
ये बात आपको पल्ले पड़ गई होगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई है आपको। अब बात आती है बहुत सारी ये छोटे छोटे डाउट्स हैं आपके, जिन पे मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। आपके पास में वक्त तो है ना इस वीडियो को देखने का, वक्त तो होना ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आ रहा है कि सर मैं जो है ना, ये पहला कदम जो वर्ड था ना आपका, पहला कदम, ये कहां से रखना स्टार्ट करूं, पहला कदम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, पहला कदम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने रख लिया है, मैं तो यही कहूंगा पहली तो बात, क्योंकि आपके मन में यकीनन क्यूरियोसिटी रही होगी कि क्या है ये यूपीएससी और मुझे शायद करना है, बस समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं। तो देखिएगा, सबसे पहला कदम तो आपने रख लिया, क्योंकि आपने इसको सर्च किया, आपको पता लग गया ब्रीफली कि मेरा ये एग्जाम होने वाला है और मुझे ये अप्रोच लगानी है। दूसरी बात, एक काम और करिएगा, आप अगले 5 से 6 दिनों तक अपने लेवल पे रिसर्च कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू मिलेंगे आपको, ठीक है, और बहुत सारी बुक लिस्ट, ठीक है, बुक लिस्ट का भी एक स्पेशल वीडियो आपके आगे आ जाएगा, मिल जाएगा। बाकी आप यूपीएससी की वेबसाइट्स पे जाके जो है इसका ऑफिशियली बुक लिस्ट क्या सॉरी आपका प्रीवियस पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा तो लग जाए कि कैसा कैसा पेपर पिछली साल आया था और कैसे एग्जाम आया करते हैं, क्या क्या यूपीएससी की अप्रोच रहती है आईएएस एग्जाम के लिए। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रख लेना है। तो ये आपको अपने लेवल पे रिसर्च करनी है, आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है कि कहां से मुझे क्या चीज मिल सकती है। देखो, फिलहाल सबसे बड़ा एक अच्छी बात मैं कहूंगा जो है ना, वो ये है कि आपको स्टडी मटेरियल की या डाउट की कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। आज से 10 साल पहले ही बड़ी दिक्कत होती थी, अगर आप 2010-11 में होते तो आपको बहुत दिक्कत होती थी, कोई डाउट आता तो बड़ी परेशानी होती थी। आज अगर हल्का सा छोटा सा भी कोई डाउट है तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा, उस एक ही टॉपिक की 10 वीडियो, इवन आपके डाउट की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आपके पास में रिसोर्सेस है, आप इसका बहाना तो बिल्कुल नहीं बना सकते, आपके पास में बहुत सारी रिसोर्सेस हैं। हाँ, इनका मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी है, कई बार पजल्स हो जाते हैं कि यार इनमें से कौन सी वीडियो देखें, सारे एक ही टॉपिक फिर बार बार खोल के देखेंगे, वही तो बात है, टाइम खराब होता ही है। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट जो करना चाहूंगा वो बुक ही सजेस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी किताबों पे ही ज्यादा फोकस रखिएगा, ये मेरा कहना है। करंट अफेयर्स के लिए आप वीडियो देखिएगा नो डाउट, ठीक है, बाकी चीजों के लिए आप किताबों पे फोकस रहिए तो ज्यादा मजा आता है। अगली बात पे सुनिएगा, आप समझिएगा। पहला कदम तो आप लोगों को क्या करना है, अपने लेवल पे रिसर्च करना है कि मुझे जो है ना, रिसर्च करना इन द सेंस कि मुझे जो है ना लास्ट ईयर के पेपर देखने हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुए थे पेपर, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। मुझे जो है इसके लिए बुक लिस्ट लेके आनी, कौन कौन सी बुक है जो मुझे लेके आनी चाहिए। बुक आपको मैं पहले एक लाइन में कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने बुक लिस्ट का एक लाइन पॉइंट लिखा है। बुक लिस्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है बेटा एनसीईआरटी। देखो, ये तो पढ़नी पड़ेगी पड़ेगी। एनसीईआरटी आपकी समझ बढ़ाने के लिए होती है, जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट होते हैं ना, वो आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं की मैंने अभी स्टार्ट कर दी है, अभी 1-2 दिन पहले स्टार्ट की है, ठीक है। रोज सुबह 11 बजे की क्लास आपको मिलेगी ज्योग्राफी की 6वीं से 12वीं की, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ के साथ एमसीक्यू भी आप लोगों को करवाऊंगा मैं, तो उसकी तो टेंशन, ज्योग्राफी की टेंशन नो टेंशन। शाम की एक हिस्ट्री की क्लास और शुरू करने जा रहा हूं, 1-2 दिन का वक्त दीजिएगा मुझे, आप लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक के एंड या इस वीक के मिड में ही जो है इजिली हिस्ट्री की क्लास शाम को 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपकी मैं इसके लेवल की प्रिपेयर करवा दूंगा बहुत अच्छे तरीके की, मतलब आपका काम बन जाएगा, आपको ज्यादा फिर भड़क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो की बात है, फिर आप किताबों से भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, चीजें जल्दी याद हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा सभी मानते हैं कि टीचर ने पढ़ाया है तो फिर समझ में तो जल्दी आएगी आएगी, किताब की लैंग्वेज भी। तो आप अपने लेवल पे 6वीं से 12वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो स्टैंडर्ड रेफरेंसेस बुक होती है, उनको आप लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक का मतलब जैसे कि आप हिस्ट्री की बात करते हो, तो हिस्ट्री के लिए आप लोग 6वीं से 12वीं की जो है वो एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। प्लस में क्या कर सकते हैं, प्लस में आप लोग जो है ना वो बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए फेमस। तमिलनाडु बोर्ड की भी 6वीं से 12वीं की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए अगेन एनसीईआरटी तो है ही है, प्लस में माजिद हुसैन है आपको पढ़नी होगी, जीसी लियोंग पढ़नी होगी, ऐसी किताब है। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर है आपका, आर्ट एंड कल्चर के लिए भी आप लोगों को जो है वो किताब होगी, जैसे नितिन सिंघानिया सर की किताब है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए आप लोग शंकर आईएएस पढ़ सकते हैं। साइंस पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, नो डाउट सबको पता ही है, एनसीईआरटी भी पढ़ने की नीड नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
और साइंस है, साइंस की 6वीं से 10वीं ही एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 11वीं 12वीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। 12वीं का वो थोड़ा एनवायरमेंट वाला स्ट्रक्चर पढ़ देना, वो काफी रहेगा आपका। मोस्ट प्रॉब्ली साइंस में आप लोगों को जो ध्यान देना होता है करंट अफेयर्स पे, ज्यादा पॉइंट साइंस के करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन बना करते हैं आपके, ठीक है। तो पहला कदम तो आपका यही है कि आप लोगों को अपने लेवल पे किताबें वगैरह वगैरह सर्च करनी है, ठीक है ना। दूसरा काम जो आपको करना है वो आपको अपने घर में अपना रूम तैयार करना है, जहां पे आप लोग एक बढ़िया से बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। सर स्टडी करने के लिए रूम क्यों चाहिए? स्टडी करने के लिए रूम चाहिए, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत बढ़िया सा सुंदर सा सजा के सामने प्रीति जिंटा की फोटो लगा ली, इधर ऐश्वर्या राय की फोटो लगा ली, उधर आपने मानुषी छिल्लर की फोटो लगा ली, ऐसे नहीं। फोटो भी तो लगाइए, उनकी लगाइए जो टॉपर रहे हैं लास्ट टाइम पे, ताकि आपकी नजरें उठे तो उन पे जाके गिरे और ऐसा लगे कि यार उसने टॉप किया है तो मैं भी टॉप कर ही सकता हूं, ठीक है। कुछ ऐसा आपका एनवायरमेंट आपका रूम का होना चाहिए कि आपको आपका रूम पढ़ने के लिए मजबूर करे, मतलब आपको दीवारों की तरफ देखो तो आप बस माहौल ऐसा ही हो। आपका जो सोशल मीडिया है ना सारा का सारा, उस पर भी कुछ ऐसी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो जो कि रिलेटेड टू योर स्टडी है। जैसे राज्यसभा टीवी है उसको फॉलो कर लीजिएगा, यूएन ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर लीजिएगा, किसी ऑथेंटिक न्यूज चैनल को आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बस इसी चीज से जिससे आप लोग का कभी चलाने का मन भी करे सोशल मीडिया का, वैसे तो मैं कहूंगा कम चलाइए, लेकिन फिर भी चलाएं आप लोग, तो आपका माहौल स्टडी नुमा ही रहे। कुछ ऐसा नहीं कि चटपटे चुटकुले आप लोग जो है फॉलो कर ले, ठीक है ना। एक प्रेमी जोड़ा फरार हो गया और वहां दिल्ली में जाके पकड़ा गया, ऐसी चीजें आपका मन भ्रमित करेगी। कोई शिमला घूमने जा रहा है, कोई जानू सोना मोना बाबू जादू टोना ऐसा कर रहे, आप उनको फॉलो ही मत करिए, आप इनसे दूर रहिए, आपका डिस्ट्रक्शन है फिर ये, ठीक है। ये पहला कदम है। अपना रूम सजाइएगा, अपने बैठने की जगह फिक्स करिएगा। गुरुजी मैं सो के पढ़ लूंगा, बावड़े सो के तो सोया जाता है, बैठ के पढ़ा जाता है। एक स्टडी टेबल होना चाहिए प्रॉपर, और एक बढ़िया सी कुर्सी होनी चाहिए। बढ़िया कुर्सी का मतलब ये नहीं कि आप 10,000 की कुर्सी के लिए घर वालों को डंडा दे दो, बिल्कुल नॉर्मल कुर्सी घर में पड़ी होगी यार, बस कुर्सी और एक बिल्कुल फट्टे वाला मेज, बस बात खत्म। वहां पे बैठ के पढ़ना है आपको, प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट कर लो और बस उस रूम में आप और आपकी किताबें, बस बात खत्म। तीसरी कोई चीज ही नहीं हो। और फिर टारगेट होना चाहिए कि मेरे को एटलीस्ट 1 साल देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम मांगता है भाई, आप मजाक नहीं, इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको दिल से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है डियर। ऑप्शनल सिलेक्शन एक बहुत बड़ा फंडा है यहाँ पे कि ऑप्शनल कौन सा लूं, ऑप्शनल कौन सा लूं। तो देखो मेरा सबसे पहला तो आपको ये कहना होगा कि जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है ना, उस सब्जेक्ट को आप एज ए ऑप्शनल मान सकते हो। जिस सब्जेक्ट में मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, पूछो ही मत आप लोग, आपने पहले 2-3 साल उसमें टाइम लगा रखा है, आज भी आप उसमें टाइम लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल ले लीजिएगा। ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में ले लीजिएगा। लेकिन सर मेरे जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे ना, वो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल वाली लिस्ट में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? तो फिर आप कोई ह्यूमैनिटी की सब्जेक्ट ले सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसे कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मत समझना कि किसी ने कहा है उसके कहने पे आप ले लो। उस टॉपर ने कहा है, मेरी दीदी ने कहा है, मेरे भैया ने कहा है, उसने ऐसा किया, उसने, अरे वो तो उनकी स्ट्रैटेजी थी ना, तो तुम तुम्हारी स्ट्रैटेजी अपनाओ, ठीक है। आप ह्यूमैनिटी की सब्जेक्ट ले सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा ज्यादा बेटर वो रहेगा जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी बात है, गुरुजी मेरे जो ग्रेजुएशन हुई है वो हिस्ट्री से हुई है, या मैंने कॉमर्स से की है, या मैंने एग्जांपल से किसी और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स से की है, लेकिन वो धक्के से कर ली, मेरे को तो नफरत है उस सब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉमर्स से की है ग्रेजुएशन, लेकिन कॉमर्स से आपको नफरत है, अकाउंटेंसी तो आप लोग कभी देख के राजी नहीं थे, बस धक्के चेप दी थी आपके। अब ऐसे सब्जेक्ट को आप लोग अपना मकसद मत बनाइए ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल गेम चेंजर होता है यहाँ पे। तो इस करके क्या करिए, आप करिए पढ़ना स्टार्ट करिएगा इन जीएस के बाकी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या बाकी जो आपकी लिस्ट है, जो आपके यहाँ पे मेन और प्री दोनों में काम आते हैं, उनको पढ़िएगा। पढ़ के जो आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट जाग रहा है, इसको मैं शायद कर सकता हूं, तब आप किसी की मत सुनिए, उस सब्जेक्ट को आंखें मूंद के फिल कर दीजिएगा। और फिर उस पे जो है ना लगातार 3 से 4 महीने दीजिएगा। 4-5 महीने में आपका सब्जेक्ट पक्का बढ़िया तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आज तैयारी करने लगे हो, मान लो आप जून में तैयारी करने लगे हो, ठीक है, तो जून और जुलाई के एंड तक तकरीबन आपका ऑप्शनल पक्का हो जाना चाहिए कि यही मेरा सब्जेक्ट है। फिर बाद में बट परंतु किंतु लेकिन ना करना, यार उसने ले रखा है मैं भी ये ले लूं, उसने कहा इसका सिलेबस कम है, उसने कहा इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, उसने कहा इसका वास्ट बहुत है सिलेबस,
ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना। और ऐसे हरामखोरों से दोस्ती भी नहीं करनी, ऐसे लोगों से दूर मत रहो, ठीक है। ऐसे दोस्ती नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है ना। दोस्त भी आपके वही होने चाहिए जो आपको बढ़िया राय दे। यूपीएससी की तैयारी करते टाइम पे कुछ ऐसे ही लिमिटेड दोस्त हो, और लिमिटेड दोस्त भी वही हो जो आपको इसके रिगार्डिंग कोई बात बताए। और फालतू में जो बात करें उनको तो आप लोग दूर कर दो। क्यों नाराज होंगे, होने दो। दुनिया में एक बात याद रखना, कोई भी नाराजगी परमानेंट नहीं है बेटा, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, तो ऑप्शनल सिलेक्शन आपका हो गया, ये पॉइंट ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा तबका है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर के लिए क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो डेली, यही एक बढ़िया है। डेली के कम से कम मेरे हिसाब से आप 1 घंटा दो न्यूज़पेपर का। हिंदी के लिए आप पढ़ो दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स पढ़ो, और पंजाब केसरी वगैरह भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आप कहाँ के हो। लेकिन दैनिक भास्कर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा अखबार है। के साथ में आप दूसरा अखबार पढ़ सकते हो, कौन सा, नवभारत टाइम्स, नवभारत पढ़ सकते हो। और इंग्लिश के लिए तो नो डाउट सबको पता ही होगा, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, नो डाउट बहुत बेटर है। दोनों के दोनों इजीली आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़िएगा जरूर, इनके आर्टिकल पढ़िएगा। इनको पढ़ने से होगा क्या, आपकी वोकैबुलरी, न्यूज़पेपर पढ़ने का टारगेट यही होना चाहिए कि मेरी वोकैबुलरी सुधरेगी, मेरे को पेपर लिखने के लिए समझ बढ़ेगी, कैसे कैसे एक राइटर लिखता है, उसकी समझ क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके व्यूज क्या है, उसके लिखने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें आपकी सुधरेगी न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब आप इस पेपर की तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कदम जो है वो साथ के साथ रखते ही रहते हैं। बुक लिस्ट आपको मैंने शेयर कर दी है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए सर मेरा, ये बहुत बड़ी बात है। टाइम टेबल, टाइम टेबल बाद में बताता हूं, पहले नोट्स और की बात है, नोट्स और प्रैक्टिस। एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर मैं नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में इससे अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। सबने कहा होगा, मैं भी ये कह रहा हूं कि नोट्स जरूर बनाइएगा। तलवार वही अच्छी है जो अपने हाथों से बनी हुई थी। तान्या जी मूवी का डायलॉग है ना, अपने हाथों से बनी हुई तलवार, तलवार वही विश्वसनीय है जो खुद ने बनाई हो। नोट्स तो खुद बनाइएगा। किसी के टॉपर के नोट्स लेने से क्या फायदा, उसकी राइटिंग, उसकी समझ, उसकी सोच अलग थी, आपकी सोच, आपकी समझ बिल्कुल अलग है। तो आप लोग हमेशा नोट्स बनाइएगा, कंसाइज वे में, बड़े छोटे छोटे बनाइएगा। ऐसे नहीं कि आप किताब ही सेम छाप दो, फिर फायदा क्या रहा। आप अपनी लैंग्वेज में, आप अपने समझने के लिए नोट्स बनाइएगा, बेहतरीन तरीके से लिखिएगा। लिखाई बेहद जरूरी है यहाँ पे, और नोट्स इसलिए भी जरूरी है कि कहीं एग्जाम सेंटर दूर आए तो आप इन कॉपियों को साथ लेके भी जा सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन के लिए। तो नोट्स यकीनन बनाइए, जो बात ना याद हो उनको 10-10 बार लिख के देखिएगा, क्योंकि लिखने से याद होता है। ये बात मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स खुद जरूर बनाइए। नोट्स इसके अलावा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ध्यान देना, आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। डेली रूटीन आपका एटलीस्ट, अगर आप 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से डेली रूटीन आपका 1 घंटा तो मैंने न्यूज़पेपर के लिए निकाल दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में कम से कम जो है ना, आपको मिनिमम मान लेते हैं 2 घंटे जो है ना वो जीएस पेपर के लिए देने। जीएस का कोई एक सब्जेक्ट है, 2 घंटे सुबह पढ़ लो, 2 घंटे आप लोग शाम को पढ़ लो कोई दूसरा सब्जेक्ट। ये सेम सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं थोड़े बोरियत सी फील हो जाती है, इस करके कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो 2 4 घंटे प्लस में 1, तो टोटल आपका 5 घंटे तो आपका पढ़ना हुआ। फिर क्या करिएगा, इन 4 घंटों का 1 घंटा लगा के रिवीजन जरूर करिएगा शाम के टाइम। मतलब जब भी सो तो जो 4 घंटे, क्योंकि करंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाना, याद रखिएगा। करंट अफेयर के लिए पीडीएफ फाइल्स ले सकते हो, उससे मेरे से करंट अफेयर पढ़ते हो। जो हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसको मैं डेली हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो वो मेरे पीडीएफ फाइल से इजिली पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो आप जीएस पढ़ते हो उसके नोट्स जरूर बनाइएगा। तो दिन में जो 4 घंटे पढ़ाई की आपने, शाम को 1 घंटा ही लगेगा फिर रिवीजन करते, क्योंकि डेली का रिवीजन जल्दी हो जाएगा। इस हिसाब से आपका डेली का रूटीन एटलीस्ट 6 आवर का रहना चाहिए, अगर 2023 में एग्जाम देना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है ना। वर्किंग एस्पिरेंट है तो भी आप लोग ऐसे ही अपना टाइम निकालिएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। अब ये कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, लोग तो पढ़ने को 10-10 घंटे पढ़ देते हैं, ये तो बहुत बहुत कम और बहुत ही ईजी अप्रोच मैंने शेयर की है आप लोगों से, ठीक है। अब बात आती है भाई टाइम टेबल, मेरे को ये सब्जेक्ट कब कब पूरे करने, मतलब मैं एक रफली आइडिया लेके चलूं अकॉर्डिंग टू मेरे, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 बड़े सब्जेक्ट दिखते हैं। ये तीनों बड़े सब्जेक्ट आपको 45 से 50 दिनों का टारगेट होना चाहिए, बस इससे ज्यादा दिन नहीं लेने, ठीक है। इतने दिनों में मुझे विद नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर देने हैं ये, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर है, लगभग 15 दिनों में आपका पूरा हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स आपकी 1 महीने में 30 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए। एनवायरमेंट आपका 25 दिनों में, साइंस आपका 25 दिनों में, इंटरनेशनल रिलेशन 15 दिनों में, सोसाइटी है, जस्टिस वगैरह 10 दिनों में,
एथिक्स आपका लगभग 30 दिनों के अंदर, और इंटरनल सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट है 20 दिनों में, और लैंग्वेज के जो पेपर हैं आपके बताए थे लगभग प्रीवियस ईयर वगैरह करके 15 से 20 दिनों में निपटा सकते हो इन्हें। और फिर ये सब कुछ करने के बाद में 30 दिन स्पेशल आप रिवीजन की ओर दीजिएगा। सब कुछ कर लिया फिर रिवीजन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जिसने जितनी बार रिवीजन की उसके उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब उसने एक बार रिवीजन की, चांसेस बढ़ गया, 2 बार कर ली और चांसेस, 3 बार बढ़ गया, मतलब जितनी बार आप लोग रिवीजन करते जाएंगे उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। वो तो बात आप भी समझदार है, इतनी बात आपको पता भी लग गई है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक रफली सा आपको एक आपको आइडिया दे दिया मैंने, कंप्लीट आइडिया दे दिया है कि आपको कुछ ऐसे ऐसे पढ़ना है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो या मुझसे कोई बतानी बात रह गई हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, बस मैं आपका एक मेंटरशिप कर रहा हूं। मैं आप लोगों का साथ देने का प्रयास कर रहा हूं। जहां आपको बैरियर आ रहा है, जहां दिक्कत आ रही है, वहां आप लोगों की मदद करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, आप ऑफलाइन कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। एचसीएस की जो प्रिपरेशन करना चाहता है और कर रहा है या आगे करना चाहता है, और जो कर रहा है उनके लिए, आगे करना चाहता है उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द मैं जो है बनाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए था, समझिएगा, फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।